बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली इस आवाज़ के जरिए सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों बरा सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान ख्वाजा तारक सईद, एडवोकेट, मेंबर कश्मीर कौंसिल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। ख्वाजा तारक सईद साहब का तल्लुक आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट हवेली से है। रियासत आज़ाद कश्मीर में 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से एक्टिव पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। 2016 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख्वाजा तारक सईद को हवेली से टिकट दिया तो फैसल मुमताज़ राठौर ख्वाजा तारक सईद की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को टिकट दिया तो ख्वाजा तारक सईद दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए फैसल मुमताज़ राठौर की इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। ख्वाजा तारक सईद साहब से मुख्तसर सवालात और इनसे तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात के जरिए इनकी बात आप तक रखने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। एक कानूनदान के घर पैदा हुए, खुद भी कानून की डिग्री हासिल की, ये सियासत जैसे मुश्किल तरीन रास्ते का इंतखाब क्यों किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके तवस्सुत से बाकी लोगों तक भी रख सकूँ और लोग इसको सुन भी सके। बाकी रही बात कि आप दुरुस्त आपने कहा कि मेरे फादर भी एक नामवर वकील थे, फिर जज बने और एज ए चीफ जस्टिस रिटायर हुए। मैंने तकरीबन 14-15 साल वकालत की और एक्टिव वकालत की। बार काउंसिल के इलेक्शन भी लड़े, बार्स के इलेक्शन भी लड़े, उसमें भी एक्टिवली काम किया। और जब मैंने ये देखा कि आम आदमी जो है वो बहुत सारे मसाइल का शिकार है, मैं अपने इलाके में जाता था, वहाँ पे दोस्तों से गुफ्तगू होती थी, बात होती थी। दोस्तों के कहने पे हमने जाना आना शुरू किया और वहाँ पे लोगों का जो प्यार मिला, मोहब्बत भी मिली, उससे हम वहीं के होके रह गए। आप जब पॉलिटिक्स करते हैं तो आप किसी भी हल्के में जहाँ पे आपके लोगों के साथ अलग होता है, आप उन लोगों के बहुत करीब होते हैं। मैं ये महसूस करता हूँ जिस तरह मैं हवेली के हर घर का हिस्सा हूँ या उसकी इज़्ज़त, और वो मुझे बड़े प्यार से मिलते हैं, अपने घर बुलाते हैं और अपनी बातें मुझसे शेयर करते हैं, अपने प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं। यही सियासत और यही चीज़ मुझे लेके इस तरफ आई और मैं वक्ती तौर पे नहीं आया, मैं परमानेंट तौर पे अपने वकालत छोड़ के इस तरफ आया। ख्वाजा साहब, जो प्रोग्राम लेके आप सियासत में आए और वकालत को छोड़ा, अपनी सियासी ज़िंदगी के सफ़र से किस हद तक मुतमईन है कि आपका ये फैसला सही है? मैंने 11 में जाके एक्टिवली इस पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। मैंने जलसे जुलूस, लोगों के साथ मीटिंग्स, जगह जगह पे हम बैठे, अपनी माओ बहनों के साथ ही बैठे। कामयाबी का ये है कि एक दिन में 2000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल सुनता हूँ। लोगों की खुशी गमी के हवाले से वो बातचीत करते हैं। बेशक मैं कोई वज़ीर नहीं बन सका या कोई और चीज़ नहीं बन सका, मगर जो इज़्ज़त मेरे हल्के के लोग मुझे देते हैं, जो मैं फील करता हूँ, जो मेरी पार्टी मुझे कंसीडर करती है किसी ओहदे के लिए, क्योंकि जब आप किसी जमात के अंदर एज ए वर्कर काम करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वहाँ पे आपका एक अच्छा नाम हो, आपकी अच्छी रिप्यूट हो। तो अच्छा नाम और अच्छी रिप्यूट तभी बनती है कि जब आप अपने हल्के के अंदर लोग आपको किसी कामयाबी की तरफ लेके जाएं। जिनके खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते हैं वो बड़े मजबूत लोग हैं, उनकी बड़ी बरादरी है और आज़ाद कश्मीर के अंदर बरादरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बरादरीज़म की सियासत ने रियासत आज़ाद कश्मीर के तामीर और तरक्की में नुकसान दिया या फ़ायदा हुआ? तामीर और तरक्की में नुकसान दिया जी। जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे कबाइल ऐसे हैं जो आगे अगर आना चाहें तो उनको कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है। अब ये देखें, एक बंदा वज़ीर आज़म बन जाता है, वो अपने कबीले के बंदों को एडजस्ट करता है और एक ऐसे वर्कर्स को छोड़ देता है जो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा काम किया होता है। सियासी वर्कर कोई बैंक बैलेंस से नहीं बनता, कोई रात को किसी मशीन में डालने से नहीं बनता। ये गोली खाता है, ये आम आदमी की बात करता है, ये इस्तिकामत के साथ खड़ा रहता है। तो फिर ये आगे जाकर ये लोग जब काम करते हैं, इनको ओहदे मिलते हैं, तो ये लोग फिर जाके डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान ने आपसे रब्ता किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने की दावत दी। ये भी सुना गया कि आपको पैसों के साथ हल्के में पीटीआई का टिकट भी दिया जाएगा, कंप्रोमाइज़ कैसे कर लिया? बात दुरुस्त है आपकी कि मुझे उन्होंने ये सारी चीज़ें दिखाई, ये सारी चीज़ें बताई जो उस वक़्त के उनके जिम्मेदारान थे। बेसिकली मैंने यहाँ पे देखा कि पीटीआई के अंदर मुझे दाखिल होने का, अगर मैं सच कहूँ, मुझे रास्ता ही नहीं मिला। सही। वहाँ पे 3-3 बंदे डील कर रहे थे, बात कर रहे थे।
उसकी निस्बत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ में चल रहा था, यहाँ पे पार्टी की जो जिम्मेदारान है उनके साथ बात करना बड़ा इजी है, उनको अप्रोच करना बड़ा इजी है, उनसे अपनी बात कहना बड़े इजी है, बड़ी सब चीज़ें। जबकि पीटीआई को मैं एज ए जमात नहीं देख रहा, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि कुछ लोग जो मुख्तलिफ जगहों से निकल के आए और उन्होंने इकट्ठे होकर एक हुकूमत बना दी है, वो कल फिर जब तक आप किसी नज़रियाती तौर पर किसी सियासी एक रास्ते के ऊपर अगट्ठे ना चले हों तो आप बहुत ज़्यादा देर अगट्ठे नहीं चल सकते। इसी का नतीजा है कि अगर आज एक आम आदमी वज़ीर आज़म किसी को बनाया गया, पहले तो उसको खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं वज़ीर आज़म बन गया हूँ, और जो बाकी है उनको पता है कि ये आर्जी तौर पर बना है, वो उसकी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। इसीलिए उनका जो पैगाम है वो मैसेज आम आदमी तक जा ही नहीं रहा। बनिस्बत इसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हमने शौकत जावेद मीर साहब को टिकट दिया, जिनके पास मेरे ख्याल में 2000 रुपया जेब में नहीं था, सही, और पार्टी की आदत ने उसके ऊपर एतबार किया, और ये नहीं कि सिर्फ उसको टिकट दे के भेज दिया, पार्टी के बड़े बड़े लोग उसके हल्के में कैंपेन चलाने के लिए भी गए और माशाल्लाह उसने 7000 से ज्यादा वोट भी दिए। सही। ख्वाजा तारिक सईद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में आपसे 6 माह की प्रोग्रेस के बारे में पूछूं तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे? मैंने यही देखा है कि 6 महीने में, मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि इनको आज तक ये नहीं पता चल सका कि हमने करना क्या। ये जहां जाते हैं वहां के प्रॉब्लम सुनते हैं, उनकी बात के उनका वादा करके उठ के आ जाते हैं। अभी जिन हल्कों से, जिस इलाके से हम आज़ाद कश्मीर के में बैठे हैं आप और मैं बात कर रहे हैं, ये एक स्पेशल खिता है, इसकी एक स्पेशल पोजीशन है दुनिया के अंदर, और दुनिया हमें देख रही है। इस खिते के अंदर से मुस्बत पैगाम जाने चाहिए, और तामीर और तरक्की के हवाले से जिस तरह फेडरल से आके हमारे ऊपर ये चीज़ मसलत की जाती है और उसके बाद फिर उन सब चीज़ों को लेके हम आगे चलते हैं, वो बिलियन ट्रीज, फलां चीज़ इस तरह, फलां चीज़ इस तरह। भाई हमारे 2005 के जलजले के बाद स्कूल गिर गए, हमारे कई इलाके हैं जो सर्दियों में बंद हो जाते हैं, आपको उनको खोलने के लिए आज तक आपको ये नहीं पता चल सका कि शक्कर मशीन लगा के हम पक्की सड़कों से बर्फ उठाएं। आज भी आप 1970 और 80 वाले दौर में से चेन डोजर लगा के एक तरफ सड़क बनाते हैं, दूसरी तरफ उसको खेड़ने का बंदोबस्त करते हैं। आप आज तक वो सड़कें नहीं खोल सके, आप वो स्कूल नहीं बना सके, बुनियादी सहूलतें नहीं दे सके। और पाकिस्तान के गवर्नमेंट का शुक्रिया कि जो गवर्नमेंट भी वहाँ पे आती है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को पैसा देती है, मगर यहाँ के लोगों को ये तो पता होना चाहिए हुक्मरानों को कि वो क्या काम करने के लिए क्या प्रोग्राम लेके। भाई साहब, वज़ीर आज़म अब्दुल कय्यूम नियाज़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुज़रा को अपनी तरफ से कोई मशवरा देना चाहें तो क्या मशवरा देंगे? सर, हम तो नियाजी साहब को ये कहेंगे कि वो बॉर्डर लाइन एरिया में रहने वाला शख्स, एक आम आदमी के साथ उसका बहुत रब्ता रहा है। सही। और एक आम आदमी के साथ रहने वाले शख्स को बहुत बखूबी पता है कि यहाँ पे जब लोगों के घर गिरते हैं उनके लिए मुआवजात के लिए जो हमने इस तरीकाकार बनाया कि पटवारी जाके वहाँ लिख के लाएगा, वहाँ के ऑफिसर को इसको चेंज कर, ऑफिसर को लेके जाएं, जाके वो जाके वहाँ पे बनाए और उसका मुआवजा उसको अदा किया जाए। और वहाँ पे जो मुश्किलात हैं, जहाँ पे अगर गोला लग जाता, आजकल सीज फायर है, इससे पहले मैंने कई लोगों की लातें कटी हुई, खवातीन की, बच्चों की, जानवरों को देखा वहाँ पे बुरी तरीके से जख्मी हालत में। आप ब्लड बैंक नहीं दे सके आज तक आपने इस वक्त तक आप वहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं दे सके, इस वक्त तक आप वहाँ पे एक एम्बुलेंस नहीं दे सके। आप डिस्ट्रिक्ट की बुला के इनको गाड़ियाँ दे देते हैं, कभी अपने चेक करते हैं कि पीछे ये किधर जा रही हैं, क्या हो रहा है इनके ऊपर। और जब तक कोई चेक ना हो, जिस वक्त तक कोई एहतसाब का निज़ाम ना हो, तो ये चीज़ें चल नहीं सकती। नियाजी साहब आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की तरह रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिस वक्त तक बोल्डली वो अपने स्टेप को अमली तौर पर करके नहीं दिखाएंगे, ये बातों की हद तक हम सुनते आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियासत आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है। हवेली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जिनको आपने सपोर्ट किया, फैसल मुमताज़ राठौर मेंबर असम्बली हैं, हल्का अपोजिशन में है। आप क्या समझते हैं कि फैसल मुमताज़ राठौर साहब और आप बासित मेंबर कश्मीर कौंसिल हल्के के लोगों के मसाइल हल करने में कामयाब हो सकेंगे? फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो MLA, और उसने इस दफ़ा हुकूमत ने हमें जो सड़कात दी हैं वो 20, 22, 25 किलोमीटर की सड़कात हैं। अगर सियासत अपॉइंटमेंट्स तकर्रियों का नाम है तो वो हमारी तो नहीं हो रही अभी तक, ना वो मेरिट पे हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, एक लिस्ट दी जाती है। अपने हल्के की बात कर रहे हैं? मैं अपने हल्के की भी बात कर रहा हूँ और आज़ाद कश्मीर की भी बात कर रहा हूँ। लिस्ट दी जाती है और उसी तरीके से वो बंदे जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। और जो अडाकिज्म के ऊपर इतनी बड़ी बातें करते हैं, वो जाके देखें, अब इससे 6 वैक्सीनेटर्स की पोस्टें थी,
तो हारने वाले बंदे ने जितने बंदों के नाम दिए उन्होंने वो उठा के लगा दिए, बेशक वो एक ही बिरादरी के 14 में से 11 बंदे। सही। गुजारिश मेरी ये है कि जिस वक्त आप लोगों को रियासत का तस्वर देते हैं, उनको माँ का तस्वर देते हैं, उधर जाके आप हुकूमत को अपने MLAs को सब कुछ दे, मगर ये चेक बैलेंस जरूर रखे कि किसी मेरिट की पामाली ना हो। फारूक हैदर साहब ने NTS लेके आए, उस NTS से कुछ लोग लगे, मगर वहां पे भी डंडी मारने के लिए कुछ ना कुछ नंबर रख दिए गए और कुछ लोगों की लिस्टों बना के रोक दिया गया। NTS के अंदर भी कोर्ट्स के फैसले है कि ये चीजें गलत है, मगर मैं फिर भी समझता हूं कि जो लोग सोच नहीं सकते थे वो लोग लगे, ये एक अच्छा है। यहाँ पे एक ऐसा माहौल है जिसमें आप अपने मुखालिफ की तारीफ नहीं कर सकते। सही। और उसमें अगर आप तारीफ करें तो वो सोचते हैं पता नहीं ये गवर्नमेंट से कुछ लेना चाह रहे हैं। अब मैं मेंबर कश्मीर काउंसिल हूँ, सही। आप बताएं मैं टैक्स पेयर से 1,80,000 रुपये तनख्वाह ले रहा हूँ, ठीक। मैं काम क्या करूँ? आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो महाराजा के वक्त की प्रॉपर्टी खरीद की गई अरबों रुपए की, वो बहुत पहले 60s में एक ऑर्डर के तहत हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई है। क्या मेंबर बतौर मेंबर कश्मीर काउंसिल मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्या बताऊं कि उसमें से कितनी इन्होंने बेच दी है, कितनी अभी तक पड़ी और कितना है? जो मेरी इतला है तकरीबन 8 अरब रुपए से ज़ायद तो किराया बकाया उसका, अगर आज़ाद कश्मीर हुकूमत लेना चाहे। मैंने फारूक हैदर साहब से कहा कि आपको एक ऑर्डर कहते जब आपने 13 अमेंडमेंट की थी आपको ये ले लेनी चाहिए थी वापस। आपको सेशन में कश्मीर काउंसिल का जो किरदार है उसको महदूद नहीं करना चाहिए था, उसको बैठने देना चाहिए था। ये क्या हुआ कि कश्मीर काउंसिल वही मौजूद है, उसको आप अरब रुपया तनख्वाह उनकी दे रहे हैं, उनके डीजल पेट्रोल दे रहे हैं, और जो मेंबर कश्मीर काउंसिल है वो वहां पे बैठ नहीं सकता, वहां पे बात नहीं कर सकता, वो उस हवाले से उनसे पूछ नहीं सकता। ये कैसी अमेंडमेंट है? इस अमेंडमेंट में एक गुजारिश छोटी सी कर दूं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हम कहीं काम करने के लिए हैं तो वहां काम करने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप हमें डेवलपमेंट फंड दे दें और सिर्फ हम डेवलपमेंट की तरफ, हमारा ये काम नहीं है। मगर तहरीक आज़ादी कश्मीर के इस बेस कैंप में बैठ के क्या कश्मीर काउंसिल के मेंबर को पाकिस्तान की कश्मीर कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए? ठीक। हमारी क्या नुमाइंदगी है वहां पे? उधर के लोगों को क्या पता है? दुरुस्त तौर पे हमारे ये जो लोग, हमारे फारूक हैदर साहब ने कहा कि मेरी बात मुझे कहने का, मुझे करने का मुझे मौका देना चाहिए और मुझ पर एतमाद करें। ख्वाहिश साहब अग्रेसिव गुफ्तगू की तरफ आप चले गए, कानून के तालिब इल्म रहे, सियासत भी करते हैं, जिंदगी का जो सफर है वो एक डॉक्टर साहिबा के साथ गुजरा, इस पूरे गोरख धंधे में ये जिंदगी का सफर कैसा रहा? मैं आपको ये बताऊं कि आप अपना टाइम अपनी फैमिली को नहीं दे सकते। सही। अभी मैं और आप बातें कर रहे हैं, अब मैं कोई कमिटमेंट आपसे करूं कि हम कल मिलेंगे और मुझे फोन आए मेरे इलाके से कि फलां बंदा फोत हो गया, या फलां जगह झगड़ा हो गया, उधर आपकी ज़रूरत है, तो मैं आपकी कमिटमेंट पूरी नहीं करूंगा, मेरी प्रेफरेंस वो होगी। इस तरह फैमिली को माइनस करने के बाद ही आप सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहबा की मेहरबानी है कि वो मेरे साथ ज़िंदगी बसर कर रही है। पाकिस्तान के आमदा इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी डेफिनेटली अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। मियाँ सन्नो साहब आते हैं नहीं आते हैं, नून लीग वाले कहते हैं हमारी हुकूमत बनेगी, कुछ लोग कहते हैं कि कुलियन हुकूमत बनेगी, कुछ सदारती निज़ाम की बातें करते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आखिर में दर्ज रिकॉर्ड करा दीजिए। देखें जी, पाकिस्तान जो जिस धरती के अंदर हम रहते हैं, इसमें हमारे आधे लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। इस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ हम किसी न किसी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर हम कनेक्टेड हैं। वहाँ पे जो सूरत हाल है इस वक्त, जो लोगों को मुश्किलात हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल, यानी कि मेरे चेयरमैन है, मैं इस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ, उनकी पूरी पॉलिटिक्स, उनकी पूरी जदोजहद देख रहे हैं, उनके ख़ानदान को जिस तरीके से टार्चर किया गया, जिन चीज़ों से वो निकले मगर वो पीछे नहीं हटे। इस वक्त भी वो जो लॉन्ग मार्च 27 तारीख को करने के लिए निकल रहे हैं, जिनका उन्होंने ऐलान किया, वो आम आदमी की बात कर रहे हैं, वो किसान की बात कर रहे हैं, वो मजदूर की बात कर रहे हैं। वोट तो लोगों ने देने, हम अपना पैगाम लेके एक मूवमेंट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो आपने बात की, वो मुझे फिर हंसी आती है, जिनको आज तक ये समझ नहीं आ सका कि वो इससे आगे नहीं जा सकी कि पिछली हुकूमतों का फैलाया हुआ गंद है, वो ये बता दें कि हम ये गंद उठाने में क्या 5 साल में कामयाब हो जाएंगे या हम किसी को कुछ देंगे। जितने प्रोग्राम उन्होंने दिए उतने ही लतीफ़े उसके ऊपर बने, और बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया, उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। तो गरीब आज भी कहता है कि ये वही बेनज़ीर का बनाया हुआ प्रोग्राम है। ये बेसिकली एक थिंकिंग होती है जिसको लेके आप चलते हैं। आम आदमी जब आपसे एतबार ना करे,
क्या आप खुद समझते हैं ईमानदारी से कि लोग दोबारा तहरीके इंसाफ को इनको वोट देंगे? आप देख लेना, निक्की के अब्बे ने जब इनसे हाथ उठाया, अभी हाथ अभी थोड़ा सा उठा तो इनकी चीखें निकल गई। अभी थोड़ा सा और आगे चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इदारों ने अपना काम करना है। उन्होंने किसी एक शख्स को सामने रख के सारे मुल्क को तरतीब नहीं देना। उन्होंने इस मुल्क की सिमत का तयन जो लोग करेंगे उसको साथ लेके चलना। साबिक उम्मीदवार बराए कानून साज असेंबली मेंबर आज़ाद कश्मीर कौंसल ख्वाजा तारक सईद एडवोकेट की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए जरूर दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की और सांसों ने साथ दिया, तो अगले प्रोग्राम में फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।